नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने किया था वैदिक सभ्यता के बारे में, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि वेद क्या है, ऋग्वेद क्या है, सामवेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, अथर्ववेद क्या है, उनमें क्या क्या विशेषताएं हमने बताई आपको। उसके बाद जो है आज का टॉपिक है हमारा ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का काल है। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है, तो कृपया करके ध्यान से सुनिए और इसमें गौर कीजिए। सबसे पहली बात आती है, जब भी ऋग्वेद काल की बात आती है तो हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो काल था ऋग्वेद काल, इसमें कौन लोग थे, किन्होंने वैदिक काल की जो नींव रखी थी, और यह जो काल था ये लोग आए कहाँ से थे और कब यहाँ पर बसे थे। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहली बात आती है आर्य के बारे में। आर्य क्या है? आर्य शब्द का मैंने पिछली क्लास में भी आपसे जिक्र किया था कि आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी कि श्रेष्ठ जाति। तो इन्हें ही जो है वैदिक काल का संस्थापक माना जाता है। अगर इनके बारे में बात करें तो आर्य का आगमन और विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं कि आर्य आए कहां से थे, ये कौन लोग थे और इनका क्या उद्देश्य था भारत आने का। देखो, भारत आने के उद्देश्य को लेकर बहुत सारे मतभेद है। कुछ लोग का मत है कि मध्य एशिया में बहुत सारी जनसंख्या हो गई थी, या चरवाहा के अपने पशुचारण के क्षेत्र को देखते हुए ये लोग भारत की तरफ बढ़े थे। तो सबसे पहली बात आती है कि आर्य के आगमन के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। जितने भी इतिहासकार है वो आर्य के विषय में एक मत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात आती है आर्य के आगमन से संबंधित तथ्य जो कि आज तक सर्वमान्य है। आर्य के आगमन से के लिए सर्वमान्य सत्य मैक्समूलर का सिद्धांत माना गया है। मैक्समूलर ने कहा है कि आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी है। आर्य के आगमन के संबंध में आज तक का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया, जिसको मान्यता मिली है, वो है मैक्समूलर का सिद्धांत। और मैक्समूलर ने भारतीयों को, जो आर्य है, उनको कहाँ का मूल निवासी माना है? मध्य एशिया का निवासी माना है। अब आर्य के विषय में और एक चर्चा है कि विभिन्न विद्वान हैं जिन्हें एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किस विद्वान ने आर्य को कहाँ का बताया है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये हमने दो भागों में विभाजित किया है, एक तरफ विद्वान, दूसरी तरफ मूल निवास स्थान, कि कौन सा विद्वान आर्य को कहाँ का बताता है उसके बारे में। जैसे संपूर्णानंद जी ने आर्य को सप्त सैंध प्रदेश से बताया है। संपूर्णानंद ने आर्य को सप्त सैंध प्रदेश के का बताया है कि सप्त सैंध प्रदेश का के मूल निवासी है। पेंका हार्ट ने आर्य को जर्मनी का मूल निवासी माना है, जबकि दयानंद सरस्वती ने आर्य को तिब्बत का मूल निवासी माना है। मैक्स मूलर ने आर्य को मध्य एशिया का बताया और बाल गंगाधर तिलक ने आर्य को उत्तरी ध्रुव से बताया है। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्य कहां से आया है? उत्तरी ध्रुव से आया है। गंगानाथ जहां ने आर्य को ब्रह्म ऋषि देश का बताया है, मुल्तान का बताया हुआ। ठीक है। अब आर्य का जो विस्तार था कहां से कहां तक माना जाता है? आर्य 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक आर्य का जो आगमन है, आर्य का जो विस्तारित क्षेत्र था, वो हिमालय से लेकर यमुना के समांतर प्रदेश तक था। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में यमुना के समांतर प्रदेश तक था, पश्चिम में यमुना से लेकर, पूर्व में यमुना से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक था। तो हिमालय में ये इसकी उत्तरी सीमा है, ये इसकी पूर्वी सीमा है, ये इसकी दक्षिणी सीमा है और ये इसकी पश्चिमी सीमा है। तो इतना विस्तृत क्षेत्र था आर्य का जब आर्य भारत आए। और ये भी माना जाता है कि आर्य का जब भारत में आगमन हुआ तो वो केवल एक साथ नहीं आए थे, वो एक ही बार नहीं आए थे, बल्कि इनके अलग अलग ग्रुप जो है, अलग अलग क्रम वाइज जो है भारत में इन्होंने प्रवेश किया था। और यहाँ पर प्रवेश करने के बाद यहाँ की जो मूल जाति थी
उन्हें यहाँ से हराकर, उन्हें भगाकर यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और उत्तरी भारत के सभी क्षेत्रों पर लगभग ये बसे थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर दस्यु नामक जनजाति थी जो कि पूरे उत्तरी भारत पर शासन करती थी। उनका एक राजा था शांबल, ठीक है, जिसके पास 99 किले थे और उनको जो हराकर दास ने क्या किया, भारत पे के क्या कर दिया, शासन कर दिया, उसको हराकर भारत पे अधिकार कर लिया और यहाँ पर बसना शुरू हो गया और वो पहाड़ों की तरफ भी उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया। नेक्स्ट बात आती है ऋग्वेद में जो नदियों का वर्णन मिला है वो 21 नदियों का वर्णन मिला है, क्योंकि ऋग्वेद के जो नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन मिला है और ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन मिलता है जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। यदि बात कर दी जाए नदियों के बारे में तो जो वर्तमान की नदियां हैं और वैदिक काल की नदियां, उन्हें किस नामों से जाना जाता था, तो ऋग्वेद की प्रमुख नदियां हैं, ये इनका वैदिक नाम है और वर्तमान में इन्हें किस नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं सिंधु को वैदिक काल में सिंधु के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में भी इसे सिंधु कह के ही पुकारा जाता है। दूसरी बात है असिकनी। ऋग्वेद काल में असिकनी नदी थी जिसे वर्तमान में चिनाब के नाम से जाना जाता है। शतुद्री जो नदी वर्तमान में सतलुज के नाम से जानी जाती है। विपाशा जिसे व्यास के नाम से जाना जाता है। वितिस्ता जिसे झेलम के नाम से जाना जाता है। सरस्वती या दृष्टिवर्ती इसे गग्गर के नाम से जाना जाता है। पुरुषनी यानी कि रावी, पुरुषनी को रावी के नाम से जाना जाता है और कुंभा जो कि अफगानिस्तान में है उसे काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। वैदिक नाम सुवास्तु जो कि वर्तमान अफगानिस्तान की स्वात नदी है। कुर्म जो कि अफगानिस्तान की कुर्रम नदी है और गोमती जिसे गोमल कहा जाता है। तो ये जो नदियां हैं ये भारत की नदियां हैं और ये 4 नदियां अफगानिस्तान में स्थित है। सिंधु आर्य की सबसे प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णन अगर किसी नदी का मिला है तो वो सिंधु नदी है। क्योंकि जो ऋग्वेद के बारे में जो ये सब 5-6 नदियां जो भारत में है ये किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है और इसके किनारों पर बसे हुए शहरों या बसे हुए कस्बों या कबीलों को जो है वैदिक सभ्यता में देखा जाता है, इसलिए सिंधु आर्य की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है और इसका उल्लेख भी सर्वाधिक बार हुआ है। दूसरी बात अगर सिंधु के बारे में बात करें तो सिंधु को हिरण्यानी भी कहा जाता है, हिरण्यानी भी कहा जाता है। दूसरी सबसे प्रमुख नदी ऋग्वेद काल की अगर है तो वो सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद काल में यानी कि वैदिक काल में सबसे पवित्र माना जाता था, इसलिए इसे नदीतमा यानी श्रेष्ठ नदी भी कहा जाता है। सरस्वती सिंधु नदी की सहायक ऐसी नदी है जो कि वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी और उसे सरस्वती नदी को नदीतमा या श्रेष्ठ नदी भी कहा जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती का संबंध अफगानिस्तान के हेलमंद नदी से भी जोड़ा जाता है। अफगानिस्तान की एक आधुनिक नदी है हेलमंद, उससे भी ऋग्वेद के आधार पर किसका सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। दूसरी बात आती है कि हमने पढ़ा था कि सिंधु नदी जो है वो ऋग्वेद काल की प्रमुख नदी थी,
इसलिए ऋग्वेद काल की प्रमुख नदी थी, क्योंकि ऋग्वेद काल का जो क्षेत्र था वो उन तमाम नदियों के साथ था जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसलिए सिंधु की जो सहायक नदियों के साथ मिलकर बने प्रदेश को सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु और सरस्वती नदी के साथ साथ यह अन्य 5 प्रमुख नदियों का नदी तंत्र है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता है। आप यहां देख सकते हो सिंधु, चेनाब, सतलुज, ब्यास, झेलम, घग्गर और रावी। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसलिए सिंधु को सप्त सिंधु भी कहा जाता है, सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता है। और सबसे पहले आर्य इसी क्षेत्र में आकर बसे थे। आर्य ने जब भारत में प्रवेश किया था तो सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। दूसरी बात, सप्त सिंधु में सिंधु सरस्वती के साथ साथ 5 अन्य सहायक नदियां हैं जिनका मैंने आपको उल्लेख करवाया है, जो कि वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है, सिंधु, चेनाब, सतलुज, व्यास, झेलम, घग्गर और रावी के नाम से जानी जाती है। दूसरा क्षेत्र आता है मध्य देश। ऋग्वेद में एक मध्य देश शब्द आता है। मध्य देश में हिमालय और विंध्याचल के बीच का क्षेत्र आता है। और नेक्स्ट बात है ब्रह्म ऋषि देश। यहां पर मैंने आपको बताया कि गंगानाथ जहां ने आर्य को कहां का मूल निवासी माना था, ब्रह्म ऋषि देश का माना था। और ब्रह्म ऋषि देश भारत का कौन सा क्षेत्र आता है, गंगा यमुना के दोआब और उसके आसपास का क्षेत्र जो आता है वो किस में आता है, ब्रह्म ऋषि देश में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे गंडक नदी, जिसे सदानीरा के नाम से भी जाना जाता था। ऋग्वेद में गंडक नदी का भी वर्णन मिलता है, जिसे वैदिक काल में सदानीरा यानी कि चिरकाल से बहने वाली, हमेशा बहने वाली नदियों में माना जाता है। ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य विशाल जलराशि से होता था, ना कि आधुनिक महासागरों से। ऋग्वेद में समुद्र से जो तात्पर्य था वो विशाल जलराशि से था, ना कि आधुनिक महासागरों से माना जाता है। लास्ट का आज का पॉइंट है, ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धनव्य शब्द दिया गया है। धनव्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए किया जाता था। तो ये आज की क्लास का काका था, जिसमें हमने बताया ऋग्वेद काल के बारे में। ऋग्वेद काल 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक ये वो काल है। ऋग्वेद काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऋग्वेद के सभी मंडलों की रचना, यानी कि ऋग्वेद का संपूर्ण जो रचना है वो इसी काल में हुआ था, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसके बाद का जो काल आता है वो आता उत्तर वैदिक काल आता है, जो कि 1000 ईस्वी पूर्व के बाद का काल माना जाता है। तो ये ऋग्वेद काल के बारे में आज हमने इतनी चर्चा की। कल की क्लास में, अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि जो जातीय संघर्ष हुआ था आर्यों का और भारत की मूल जातियों का, उनके बीच का वर्णन करेंगे, तथा वैदिक काल के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जो जीवन था वो किस प्रकार से था, उसके बारे में हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो ये आज की क्लास थी। आज की क्लास जो है वो एग्जाम के लिए बहुत अच्छी क्लास है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इवन यहाँ तक कि जो आज मैंने करवाया इसका काफी हद तक लिंक जो है हिमाचल से भी है, क्योंकि हिमाचल के इतिहास में भी जो अगर आप पढ़ोगे तो इन तमाम चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये चीजें हिमाचल एग्जाम के लिए भी आवश्यक है। तो ये थी आज की क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े। धन्यवाद।